वो देवताओं की चहेती थी। पुर इसरार सरगोशियां उसकी रहनुमा थी। उसकी आंखों में मौत की कड़कती बिजलियां पोशीदा थी। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। उसके हाथ में जिंदगी की लकीर थी और ना मौत की। वो सांप से भी ज्यादा जहरीली थी। अपने दुश्मन की कटी हुई गर्दन देखना चाहती थी। पुर इसरार और शैतानी कुव्वतें उसकी राह में हायल थीं। पुर इसरार कुव्वतों की मालिक एक दो शीदा की हंगामों भरी दास्ताने अजीब दीदबान। सीढ़ियां उतरकर आने वाले दो मकरूज सूरत स्याह फाम अफराद थे और उनमें से एक दो थालियां उठाए हुए था और दूसरे शख्स के हाथ में मट्टी की सुराही और मट्टी ही के दो प्याले थे और बगल में चमड़े का कौड़ा दबा हुआ था और उनके सर घुटे हुए थे और लंबी चोटियां गर्दनों पर पड़ी थीं और माथों पर कशके थे और पैरों में खड़ाऊं। और सीढ़ियों की तरफ से इतना उजाला आ रहा था कि उन दोनों को बखूबी देखा जा सकता। वो दोनों मेरे और शहजाद के लिए खाना लेकर आए और उन्होंने हमारे सामने एक एक थाली रखी और दोनों बिस्तरों के दरमियान जो खाली जगह थी वहां सुराही और प्याला रखने के बाद वो सीढ़ियों के करीब जाकर खामोश खड़े हो गए। और मैंने सुबह जल्दी नाश्ता किया था, इसलिए भूख महसूस होने लगी। आलू के साग की भुजिया और वही दही पापड़ अचार वगैरह छोटी छोटी कटोरियों में रखे थे और उनके साथ गर्मा गर्म पूड़ियाँ थी और खाना खुश जायका था। मैंने सैर होकर खाया और सीढ़ियों की तरफ से आने वाली रोशनी दिन की मालूम हो रही थी और ये गालबन दोपहर का वक्त था। जब हम दोनों खाना खा चुके तो एक शख्स ने सामने से थालियां उठा ली और पानी की सुराही और प्याले वहीं छोड़ दिए गए। वो शख्स थालियां लेकर मुड़ा ही था कि मैं जैसे उड़ती हुई उस तक पहुंच गई और मैंने पीछे से उसकी गर्दन पर जचा तला हाथ मारा और वह ऊंधे मुंह जमीन पर गिर रहा। उसके मुंह से भी चीख भी नहीं निकल सकी थी और उसका साथी शायद किसी ऐसी सूरत हाल के लिए पहले ही से मुतअद्दो चौकन्ना था और चमड़े का हंटर मेरी पुश्त पर पड़ा तो तकलीफ की शिद्दत से मैं दोहरी हो गई और फिर उसने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं चीखती रही और वो मेरे जिस्म पर कौड़े बरसाता रहा। मैंने इस दौरान कई मरतबा ये कोशिश की कि कौड़ा पकड़ लूं, लेकिन कामयाब ना हुई और वो शख्स बहुत चालाक था और मेरी सारी कोशिशें रायगा गईं। मेरे जिस्म पर जहां भी कौड़ा पड़ता आग सी लग जाती और मेरी चीखों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मुझ पर उस वक्त तक कौड़े बरसाता रहा जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी रही और मेरे जिस्म पर मौजूद साड़ी चीथड़ों में तब्दील हो चुकी थी। और मुझे हैरत इस बात पर थी कि शहजाद मुझे पिटते देख रहा था। उसने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की और जब मैं नढाल होकर ज़मीन पर गिर गई तो उस शख्स ने दो एक कौड़े और मारे, शायद ये देखने के लिए कि मैं उठने के काबिल हूँ या नहीं। और मैं फर्श पर पड़ी हुई सिसकती रही तो उसने हाथ रोक दिया और फिर उसने झुककर अपने बेहोश साथी को कंधे पर लाद दिया और इससे पहले कि वो दोनों थालियां और बर्तन समेट चुका था और अपने साथी को वो कंधे पर डाले हुए सीढ़ियां चढ़ता चला गया। बज़ाहिर वो इतना ताकतवर नहीं लगता था और कुछ ही देर के बाद फिर हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी और हर तरफ अंधेरा फैल गया और अंधेरे में देखने की पुर इसरार कुव्वत पहली बार गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ ही ख़त्म हो चुकी और दोबारा मेरे अंदर ये कुव्वत बेदार नहीं हुई। और मेरे लिए अब ये समझ लेना कोई दुश्वार नहीं था कि मुझे और शहजाद को किसी तय खाने में कैद किया गया था और तय खाने में दाखिल होने का रास्ता वही था जिससे वो दोनों स्याह फाम अंदर आए थे। और उसी के साथ मैं ये भी समझ गई कि ये रास्ता किसी खुफिया मैकेनिज्म के जरिए खुलता है और फर्श से उठने की ताकत अब मेरे अंदर नहीं रही और मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था और स्याह फाम शख्स ने बड़ी बेदर्दी से मेरे जिस्म पर कौड़े बरसाए थे और मैं उस जगह से उठकर फर्श पर बिछे हुए बिस्तर तक पहुंचना चाहती थी और मैंने इसीलिए धीमी आवाज़ में कराहते हुए शहजाद को पुकारा ताकि वो मुझे सहारा देकर उठा सके। खातून, कहाँ हैं आप? और अंधेरे में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। शहजाद की डरी डरी सी आवाज़ उभरी। मुझे जूद कूप होते देखकर शहजाद कुछ ज़्यादा ही खौफजदा मालूम होता था और मैं ये महसूस करके खुद ही अंदाजे के मुताबिक बिस्तर की तरफ घिसने लगी और मेरी कुव्वते बर्दाश्त अब जवाब देती जा रही थी और सर चकराने लगा था और आंखों के आगे बार बार अंधेरे की दबील चादर फैल रही थी और बिस्तर की तरफ घसीटते हुए ना जाने कब मेरे जिस्म की तवानाई जवाब दे गई और मेरा जहन तारीकियों में डूब गया और फिर मालूम नहीं कि कब तक मैं होशो हवा से बेगाना रही।
होश आने पर मैंने खुद को उजाले में देखा और वो छोटा सा हौज था और मेरा जिस्म जिसके खुशबूदार महलूल में डूबा हुआ था और मुझे उसी हौज की एक दीवार के सहारे बिठाया गया था और गर्दन तक मेरा जिस्म हौज के अंदर था और सिर्फ मेरा चेहरा उस महलूल से बाहर था। हौज के किनारे खूबसूरत दासियां बारीक लिबादे ज़ेबे तन किए नीम दराज थी और हौज के सामने ही कुछ फासले पर एक ऊंची सी कुर्सी पर बड़ा महाराज चंद्र मोहन बैठा हुआ था और उसके जिस्म पर वही मखसूस लिबास था जो उसकी पहचान था। और मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म पर दासियों जैसा बारीक लिबादा था जो महलूल की वजह से मेरे जिस्म ही का हिस्सा बन गया। और खिलाफ तवक्का इस वक़्त मुझे बिल्कुल तकलीफ महसूस नहीं हुई और मैंने अपने जिस्म पर हाथ फेर कर देखा तो जख्म का एक निशान भी नजर ना आया। इसे हौज से बाहर निकाल लाओ, ये होश में आ चुकी है और देवताओं के मुकद्दस हौज में गुस्ल करने के बाद इसका हसीन जिस्म अब कतई बेदाग हो चुका है। और बड़े महाराज की बुलंद और भारी आवाज़ गूंजी। वो गालबन दासियों से मुखातब था और मैं ये समझी थी कि वहाँ सिर्फ दासियाँ थीं जो हौज के किनारे नीम दराज थीं, मगर ऐसा नहीं था। कुछ दासियां बड़े महाराज की ऊंची कुर्सी के पीछे भी मौजूद थीं और वो वहां से निकलकर हौज के करीब आ गईं और उनमें से एक के हाथ में बड़ी सी रेशमी चादर और दूसरे के हाथ में एक बारीक गुलाबी लिबादा था और दो दासियां हौज की तरफ झुकी और उन्होंने मेरे दोनों बगलों में हाथ डालकर मुझे हौज से बाहर खींच लिया। जिस दासी के हाथ में रेशमी चादर थी उसने मेरे भीगे हुए जिस्म पर चादर डाल दी और फिर भीगा हुआ लिबादा मेरे शानों से फिसल कर कदमों में आ गिरा और दासी ने मेरे जिस्म को चादर से खुश किया और फिर दूसरी दासी ने मुझे खुश्क लिबादा पहना दिया। उसी वक्त पहली मर्तबा मुझे यह महसूस हुआ कि मैं किसी सहारे के बगैर खड़ी नहीं रह सकती और मेरे असाब शल थे और मैंने दासियों के चेहरे पर हैरत के आसार देखे। और फिर मुझे एक दासी की सरगोशी सुनाई दी। वो दूसरी दासी से मुखातब थी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बड़े महाराज ने अपनी कुर्सी पर तो चंपा देवी को भी कभी नहीं बिठाया और फिर ये कौन है जिसे इतनी इज्जत दी जा रही है। और मेरे कदम बेमुश्किल उठ रहे थे, बिल्कुल इस तरह जैसे किसी बच्चे को सहारा देकर चलाया जाता है। और मुझे यकीन था कि अगर वो दासियां मुझे सहारा ना दिए हुए होती तो मैं एक कदम ना उठा सकती और पहला कदम उठाते ही गिर पड़ती। दासियों ने मुझे संभाल कर बड़े महाराज की कुर्सी पर बिठा दिया और वो कुर्सी के करीब ही खड़ा था। आज तू वो मंजर देखेगी ऐ बाबला जो कभी तूने ऊंचे पहाड़ों के दरमियान रहते हुए देखा होगा। बड़े महाराज ने मुझे मुखातब किया और फिर बुलंद आवाज में बोला, उस जालिम दास को हाजिर किया जाए जिसने हमारी माबला के फूल से जिस्म को जख्मों से सजा दिया। और जरा ही देर के बाद 4 कवि हेकल शख्स उसी स्याफाम शख्स को लेकर एक तरफ से आते हुए दिखाई दिए जिसने मुझ पर कौड़े बरसाए थे और उसका जिस्म भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और भारी जंजीरों की वजह से स्याफाम शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। और उसी के पीछे मुझे भारी तनोतूश का एक शख्स अपने हाथ में चौड़े फल वाली तलवार लिए नजर आया और उससे कुछ ही फासले पर 2 अफराद एक बड़ी सी अंगीठी उठाए चले आ रहे थे और अंगीठी के दोनों जानब लकड़ी के दस्ते लगे हुए थे जिन्हें वो दोनों पकड़ कर चल रहे थे। मैं इससे बखूबी अंदाजा कर सकती थी कि वहां क्या होने वाला है। अगर ऐसा ही था जैसा कि मैंने सोचा था तो उस पर मुझे हैरत थी। बड़े महाराज को पहाड़ी बस्तियों की इस हौलनाक सजा के बारे में कैसे मालूम था और ये सवाल बार बार मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहा था। और कुर्सी से कुछ ही फासले पर वो काफिला रुक गया। ऐ मेरे दास, बड़े महाराज की आवाज़ गूंजी, तूने मेरी इजाज़त के बगैर फूल से एक जिस्म पर कौड़े बरसाए, बोल तूने ऐसा क्यों किया। ए बड़े महाराज, इस लड़की ने तेरे ही एक दास पर इतना खतरनाक हमला किया कि इसके वार से तेरे दास की गर्दन टूट गई और वह सुरश बाग हो गया। और ये लड़की कैदी थी और किसी कैदी को हक नहीं कि तेरी किसी दास पर हाथ उठाए, सो मैंने इसे सजा दी। और पाबे जंजीर स्याफाम जवाब में बोला, लेकिन उसे सजा देने से पहले तूने हमारी अनुमति क्यों नहीं ली। तेरे दास को इस पर गुस्सा आ गया था, सो क्षमा चाहता हूँ। स्याफाम ने माफ़ी की दरख्वास्त की। तूने ऐसा पाप किया है कि तुझे माफ़ नहीं किया जा सकता। बड़े महाराज की आवाज़ में सख्ती आ गई, और तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। दिया करें बड़े महाराज, दिया करें। स्याफाम शख्स गड़गड़ाने लगा। नहीं, हम तुझे सजाए मौत का हुक्म सुनाते हैं जिस पर इसी समय अमल होगा। और बड़े महाराज ने हुक्म सुनाया और मेरी निगाह दूर रखी हुई अंगीठी पर पड़ी जिस पर लोहे का तवा रखा था और तवा धीरे धीरे सुर्ख होता जा रहा था। मामला, बड़े महाराज ने मेरी तरफ झुककर धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ तेरे दुश्मन सयान का सर
कलम करके उसकी कटी हुई गर्दन पर भी दहकता हुआ तवा रखा जा सकता है, अगर तू मेरी दासी बनना कबूल कर ले। तू कहाँ इसके पीछे पीछे भागी जा रही है? मैं उसे जब चाहूँ यहाँ बुलवा सकता हूँ। बोल, तुझे मंजूर है? और तेरे जवाब की खातिर मैं तेरी जुबान खोल देता हूँ, जवाब दे। और मुझे यूं लगा जैसे मैं बोल सकती हूँ, और मेरा जवाब सुनने की खातिर बड़े महाराज अभी तक मेरी तरफ झुका हुआ था। नहीं चंद्र मोहन, मैंने उसके नाम से मुखातब किया, तेरी ये नापाक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, और मैं अपना शिकार खुद करने की कायल हूँ। और वो मेरी बात सुनकर चौंका, तो तुझे मेरा नाम भी मालूम हो गया? बहुत खूब, वो धीरे से हंसा। लगता है कि मुझे चंपा ने जो मशवरा दिया है वो मानना ही पड़ेगा, और चंपा ये मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उसने बड़े महाराज को क्या मशवरा दिया है, इसीलिए मेरा खून खौल उठा। चंपा के अल्फाज मेरी सुमात में गूंज रहे थे, और मैंने बड़े महाराज को मशवरा दिया है कि वो तेरी मर्जी और मादगी को भूल जाएं, और एक मर्तबा उन्होंने तुझे फतेह कर लिया तो फिर तेरा सारा करूर खाक में मिल जाएगा, और फिर तू खुद ही किसी बोलाई हुई कुतिया की तरह उनके पीछे दुम हिलाती फिरेगी। और बड़े महाराज का इशारा उसी मशवरे की तरफ था। इसका वाज़ेह मतलब यह था कि वह ज़बरदस्ती मुझे अपनी हवस का निशाना बनाने की धमकी दे रहा था, और इस अरसे में अंगीठी पर रखा हुआ तवा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। मामला अब एक और तमाशा देख, और ये तमाशा मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी बात पर यकीन कर ले कि मुझे मालूम है ये तमाशा देखकर तेरी रूह में किरचियाँ सी उतर जाएंगी, लेकिन उसी के साथ तू ये भी जान लेगी कि मेरे ध्यान की डोर कहाँ तक फैली हुई है, और मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी कमंद फेंक सकता हूँ। और वो ये कहते हुए होंठों ही होंठों में कुछ बदबदाने लगा, और फिर उसने पलट कर मेरी आंखों पर फूंक मारी, और फूंक मारने से मेरी पलकें लम्हा भर को झपक गईं। और उसके बाद जैसे ही नज़र मेरे सामने खड़े हुए पाबा जंजीर शख्स पर पड़ी, और मैं चीख उठी, नसार! और नसार ने मेरी तरफ निगाहें उठाई। वो मुझे रहम तलब नज़रों से देख रहा था। और सजा पर अमल किया जाए, और मेरे असाब पर दूसरा छनाका हुआ। ये आवाज़ 100% मेरे दुश्मन सयान की आवाज़ थी, और वो मेरी कुर्सी के करीब खड़ा हुआ था। नहीं, मैं पूरी कुव्वत से चीखी। बारी तनो तोश वाले जल्लाद का हाथ बुलंद हुआ, और चौड़े फल वाली तलवार नसार की गर्दन के पिछले हिस्से पर पड़ी, और उसका सर कट कर नीचे गिरा, और कटी हुई गर्दन से खून का फवारा बुलंद हुआ, और उसी वक्त गर्दन पर दहकता हुआ लोहे का तवा रख दिया गया, और रक्त से बिस्मल शुरू हो गया, और नसार का कटा हुआ सर जमीन पर उछल रहा था, और मेरी निगाह उसी पर जमी हुई थी। और एक बार फिर मेरी पलकें झपक गईं, और मेरी आंखों पर फूंक मारी गई थी, और मंजर एक बार फिर बदल चुका था। कटा हुआ सर सियाफ आम शख्स का था, नसार का नहीं। और कुछ देर के लिए बड़े महाराज ने मुझे अपनी शैतानी कुव्वतों के असर में लेकर फरेबे नज़र और फरेबे समात का शिकार बना दिया था, और इस तरह वो मुझे शायद ये जाहिर करना चाहता था कि मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और बड़े महाराज का एक चल्ला शबू जब मुझे फरेबे नज़र में मुब्तला करके सयान का चेहरा दिखा सकता था, तो फिर वह बड़ा महाराज था, बड़ा शैतान। और अब सिर्फ चंद ही लम्हे थे जब मैंने वो हौलनाक मंजर देखा, मगर उन्हीं चंद लम्हों में जैसे मेरी रूह में नश्तर उतर गए, और बड़े महाराज ने गलत नहीं कहा था। और फिर जब रक्से बिस्मल थम गया तो सियाफ आम शख्स का सरबरीदा जिस्म गिर पड़ा। और अब तू देख मामला कि सिर्फ तुझे ही जिस्मों को सूखी लकड़ियों की तरह जलाना नहीं आता। और ये कहते ही बड़े महाराज ने जे दुर्गा माई का नारा बुलंद किया, और फिर न जाने क्या बड़बड़ाने लगा, और वो अल्फाज मेरे लिए काबिल फहम ही थे। चंद लम्हों बाद बड़े महाराज की आंखों से तेज रोशनी खारिज होने लगी, और वो रोशनी जैसे ही सियाफ आम शख्स के जिस्म और करीब मौजूद गर्दन पर पड़ी, आग लग गई, और सियाफ आम शख्स का जिस्म वाकई किसी सूखी हुई लकड़ी की तरह जलने लगा, और तेज रोशनी दोबारा बड़े महाराज की आंखों में समाकर माधूम हो गई। जय हो, और बड़े महाराज की जय हो। और वहां मौजूद सारे लोग जोर जोर से चीखने लगे, और उनमें दासियों की आवाजें भी शामिल थी। और सियाफ आम शख्स का जहन्नम जिस्म राख का ढेर बन गया, और उसी के साथ लोहे की वो जंजीर भी पिघल गई थी जिसमें उसे जकड़ा गया था। मेरी बर्तरी मान ले मामला, मैं तुझे अपनी शक्ति भी दूंगा। और वह मेरी तरफ मुड़कर कहने लगा, और मेरे जी में आई कि कह दूं मैं तुझ पर और तेरी शक्ति पर थूकती हूँ, मगर खामोश रही, और इससे कुछ हासिल भी नहीं था। और मैं पहले भी एक मर्तबा उसकी कैद में रह चुकी थी, और मैंने उसे बुरा भला कहा था तो मुझे उसकी सख्त सजा भुगतनी पड़ी थी। तू जुबान से कुछ नहीं कह रही मुझे, मगर मुझे मालूम है कि तेरे दिल में क्या है। वो मेरी तरफ देख कर धीरे से हंसा, और मेरे सारे जीवन में तू पहली औरत होगी मामला
जो अपनी मर्जी से मेरी आगोश की जीनत नहीं बनेगी। यकीन करके मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया और मैं तो सदा से खुद महबूब बनता रहा हूं और कभी मुझे खुद पहल करने की जरूरत पेश नहीं आई, परंतु लगता है कि तेरे मामले में मुझे अपना ये असूल तोड़ना पड़ेगा और फिर भी मैं आखिरी कोशिश जरूर करूंगा। क्या खबर मेरे भगवान मेरी सुन ही ले और तेरा पत्थर दिल पे गल जाए। और यह कहकर वो आगे बढ़ा और मेरे जिस्म को कुर्सी से उठा लिया। और फूल सा बदन है तेरा, इसकी आवाज़ जैसे नशे में डूबी हुई थी। और वो मुझे अपने बाजुओं पर उठाए हुए एक तरफ बढ़ने लगा और मुख्तलिफ पुर पीछ राहदारियों से गुजरता हुआ वो मुझे एक कमरे में ले आया। और कमरा बड़ा और कुशादा था। एक जानब दीवार से लगी ऊंची मुसहरी पर सफ़ेद बेदाग चादर बिछी हुई थी और सरहाना तकिया रखा था और मुसहरी खासी बड़ी थी। उसने मुझे मुसहरी पर लिटा दिया। चंपा, उसने आवाज़ दी। दूसरे ही लम्हे चंपा वहां ज़ाहिर हो गई। जी बड़े महाराज, वो झुक कर बोली, मेरा विचार यह है कि तेरे मशवरे पर अमल करने से पहले आखिरी कोशिश कर ली जाए। और बड़े महाराज ने मैनी खेज लहजे में कहा, ये वो पत्थर है महाराज कि इसमें जोंक नहीं लगेगी। सारी दासियां मिलकर इसे राह पर नहीं ला सकी, जबकि ये पुत्र जल भी पी चुकी थी और पता नहीं इसके पास ऐसी क्या शक्ति है कि राह पर आते आते ये एकदम पलट जाती है। और उसकी आग अभी उसके अंदर, इसी के अंदर है चंपा। एक बार जब ये आग बाहर निकल गई तो उसे निकासी का रास्ता मिल गया, तो फिर शायद ये कभी ना पलटे। और मैंने इसी कारण तो तेरी बात मान ली और आज पर इस पर आमादा हो गया हूँ कि अपना एक असूल तोड़ दूँ। बड़े महाराज ने कहा, और फिर भी क्या खबर कि ये राजी हो ही जाए। ला इसे पहले पोतर जल के पिला। और फिर वह मुसहरी पर पैर लटकाकर बैठ गया। बड़े महाराज ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर मेरी रूह तक लर्ज गई और मेरी इज्जत व आबरू खतरे में पड़ने वाली थी। चंपा गायब होने के बाद जब दोबारा ज़ाहिर हुई तो उसके हाथ में मुझे एक खूबसूरत सुराही और प्याला नजर आया। ऐसी ही सुराही मैं पहले भी देख चुकी थी और दासियों ने मुझे ऐसी एक सुराही से ठंडा मीठा मशरूब पिलाया था और जिसको पीकर मुझे बेखुदी सी तारी हो गई थी। और मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि वह मशरूब नहीं पीऊंगी और प्याले में पोतर जल उंडेर दे चंपा और मैं इसे अपने हाथ से पिलाऊंगा। और बड़े महाराज ने चंपा को हुक्म दिया और चंपा ने हुक्म की ताबील में सुराही से प्याले में मशरूब अंडेला और फिर प्याला बड़े महाराज को थमा दिया। और बड़े महाराज ने मेरी गर्दन में हाथ डालकर मुझे उठाया और वो प्याला मेरे होंठों से लगा दिया और मैंने सख्ती से दोनों होंठ भींच लिए। क्या हुआ, क्यों नहीं पी रही? अरे पगली, ये तो पोतर जल है, पी कर तो देख। और बड़े महाराज ने नरमी से मुझे मुखातब किया और मैंने इनकार में सर हिला दिया और फिर बोली, एक शर्त पर पीऊंगी कि एक घूंट में इस प्याले से पीऊंगी और एक तुम, और तू समझती है कि इसके बाद मेरा देहांत हो जाएगा। ये कहकर वह जोर से हंसा। अरे ये पोतर जल है, तेरे अंदर जो जहर भरा हुआ है उस पर असर नहीं करेगा। अच्छा तो एक घूंट पी कर प्याला मुझे दे दे, मैं तुझे पी कर दिखाऊंगा। और मैं चकरा कर रह गई। वो कैसा मशरूब था जिस पर मेरे जहर का असर भी नहीं हो सकता। और दूसरा ख्याल मुझे ये आया कि बड़े महाराज को यह भी मालूम है कि मैं जहरीली हूँ और चंपा भी मुझसे इसका जहार काट चुकी है और मैं तब्ज बजब का शिकार हो गई कि वो मशरूब पीऊं या ना पीऊं। जब मैंने तेरी शर्त मान ली तो फिर क्यों नहीं पी रही, वो मुझसे बोला। और मैंने सोचा कि कम से कम ये देखना तो चाहिए कि बड़े महाराज के दावे में कहाँ तक सदाकत है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जूठा पानी या दूध पीकर आज तक कोई जानदार जिंदा नहीं बढ़ सका और यहाँ तक कि खतरनाक जहरीले सांप भी जिंदा नहीं रहे। लाओ पिलाओ। और मैंने बड़े महाराज की तरफ देखते हुए कहा और उसी लम्हे मेरी और उसकी नजरें मिल गईं और मेरे ज़हन को झटका सा लगा और वह मेरी आंखों में आंखें डाले मुस्कुरा रहा था। और चंपा से नजर बुलाते हुए मैं चौकन्ना और मोहतात रहती थी, मगर बड़े महाराज के सिलसिले में मुझे यह गुमान नहीं था कि ये मेरे हक में बेहतर नहीं होगा। उसने मेरी तरफ से नजरें हटाए बगैर प्याला मेरे मुंह से लगा दिया और फिर मशरूब पीने के लिए कहा और पी जा, सारा जल पी जा। और मुझे बड़े महाराज की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आती हुई सुनाई दी। ना चाहते हुए भी मैं सारा मशरूब पी गई और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा ज़हन उसके काबू में है और वो मुझे जो हुक्म देगा मैं उसकी तामील करूंगी। तू मेरी है ना बाबला? है, मैं तुम्हारी हूँ बड़े महाराज। और मेरे होंठ जैसे खुद ब खुद हरकत करने लगे। मैं तुझे जो हुक्म दूंगा तू मानेगी ना? तू मेरी दासी है ना? जो तुम हुक्म दोगे मैं मानूंगी, मैं तुम्हारी दासी हूँ। और यह कहते मेरे रगो व पे में नशा सा तैरने लगा। उसने मेरी तरफ से नजरें हटाए बगैर चंपा से कहा कि यह प्याला ले ले और तू चली जा, अब तेरी जरूरत नहीं रही और मुझे यही रहने दे महाराज, मैं भी इसका गरूर खाक में मिलता देखूंगी। अच्छा तो फिर देख। बड़े महाराज ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी और फिर वह मुझसे मुखातब हुआ, बाबला मेरे गले में अपनी बाहें डाल दे।
और मेरे दोनों हाथ जैसे खुद ब खुद उठे और वो मुझ पर झुक गया और मेरी बाहें उसके गले का हार बांध चुकी थी। सब कुछ देखने, सुनने और समझने के बावजूद क्या होने वाला है, वह बड़े महाराज का हुक्म मानने पर मजबूर थी। उस वक़्त मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं अपने काबू में नहीं हूं और हर तरफ जैसे रंग ही रंग बिखरे हुए हैं, गुलाबी रंग। और दुनिया शायद इससे पहले कभी इतनी हसीन, इतनी रंगीन नहीं थी और कैफो सरमस्ती मेरे अंग अंग से उबल रही थी। कोई सयाल आग थी जो मेरे वजूद की गहराइयों से बाहर निकल जाना चाहती थी और मैं जैसे तमाम की तमाम खुशबू के एक दायरे में सिमट गई और खुशबू का ये दायरा कभी फैलता और कभी सिमटता और गुलाब की पंखड़ियाँ खुलती और बंद हो जाती। तलबो ख्वाश की तितलियाँ उन पर मंडलाने लगती और फिर मैंने ख्वाबों के धनक रंग में आसमान पर एक आशना चेहरा उभरते देखा। उस चेहरे के खदूखाल दोहरे थे और वो दो चेहरा वजूद मुझ पर छा गया। वो नसार भी था और अहरस भी, और ये तजर्बा मेरे लिए बहुत अजीब था। पल पल वो दो चेहरा वजूद मुझे समेट रहा था और बेखुदी और नशात के उन लम्हों में वो दोनों ही मेरी तलब बन गए। अहरस, मैंने उनमें से एक को पकारा। हूँ, उसकी आशना आवाज़ उभरी। नसार, मेरे लबों ने फिर हरकत की और माबला, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। नसार की आशना आवाज़ सुनाई दी। आओ माबला, हम दोनों कहीं दूर, बहुत दूर निकल चलें। और मैं उसके दो चेहरा वजूद के साथ ख्वाबों और ख्वाहिशों के जजीरे में निकल आई और सफ़र शौक जारी था कि इसी आशना मुसाफिर ने सर्कस चट्टानों को फतेह कर लिया और मेरी जीत हार जाने में ही थी, सो मैं हार गई। और सर्कस चट्टानों की तस्खीर के बाद मंजिल शौक इस मुसाफिर का रुख अब नशीब की तरफ था और नशीब में कश्ती जज्बात के बिलाखेज तूफान में हचकोले खा रही थी और लहरों के दोष पर कभी वो कश्ती ऊपर उठती और कभी नीचे हो जाती और मुसाफिर ने कश्ती पर सवार होकर उसे तूफान से निकाल कर साहल मुराद तक पहुंचाने के लिए पतवार उठा लिए और तूफान की शिद्दत में इजाफा हो गया। कफ़े दरो दहन लहरों का शोर उभरा मगर मुसाफिर ने हिम्मत नहीं हारी और कश्ती उसके काबू में थी। पतवार उठाए हुए वो संभला और वह अब सफ़र शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था कि ऐन उसी लम्हे ज़बरदस्त धमाका हुआ जैसे कहीं बिजली गिरी हो और मुसाफिरों के हाथों छूट गए और वह फिर सारा तिलस्म टूट गया। मैंने दरो दीवार को हिलते देखा, ना वहाँ नसार था ना अहरस, और मुझे अपने करीब सिर्फ बड़े महाराज चंदर मोहन नजर आया और उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। वो अपने बेतरतीब लिबास को समेटता हुआ तेजी से उठा और मैं सहरी से उतर गया। दूसरे ही लम्हे वो मेरी निगाहों से उजल हो गया मगर मेरे गिर्द दूधिया हिसार कायम हो गया और उसी के साथ मेरे असाब किसी नादीदा गिरफ्त से आज़ाद हो गए और मैं एकदम उछल कर खड़ी हो गई और अपने कदमों पर पड़ा हुआ बारीक गुलाबी लिबादा पे उठा लिया और 70 पोशी के लिए मुझे वो लिबादा नाकाफ़ी मालूम हुआ तो मैंने मसहरी पर बिछी हुई चादर घसीट कर अपने जिस्म से लपेट ली और मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि कुछ देर पहले तक मैं बड़े महाराज के शहर में गिरफ्तार थी और दरो दीवार की लर्जिश अब ख़त्म हो चुकी थी। मैं बड़े महाराज के दस्ते हवस से बाल बाल बच गई और उसने मुझे शिकार करने के लिए फरेब नज़र और फरेब समात में मुब्तला कर दिया था। उसके लिए बड़े महाराज ने अहरस और नसार के कुर्ब का फरेब दिया और ये ऐसा हसीन फरेब था कि शायद मैं उससे ना बढ़ सकती मगर बर वक़्त मेरी मदद की गई। ज़ाहिर है कि ये मदद अजीम मुहिम्मन ही की तरफ से थी और तिलस्म टूटने के बाद चंपा मुझे इस कमरे में दिखाई नहीं दी। गालबन वह पहले ही राह फरार इख्तियार कर चुकी थी और जैसे ही मैंने इस कमरे से कदम बाहर रखा मुझे राहदारी में दो दास नजर आए और उन दोनों ही के हाथों में चौड़े फल वाली तलवारें और तरशूल थे और मुझे देखते ही वे मेरी तरफ झपटे। हिफाजती दूधिया हसार पहले ही से कायम हो चुका था और वह जैसे ही मेरे करीब पहुंचे वही हुआ जिसकी मुझे तवक्का थी और दोनों ही चीख मार कर दूर जा गिरे और फिर उठ ना सके और उसी वक्त मुझे मानूस खुशबू अपने करीब महसूस हुई और मैं चौंक उठी। अजीम मुहिम्मन की कहना खजीरा वहां पहुंच चुकी थी और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही साबित हुआ। बदी के खिलाफ नेकी की कुव्वतें मुतहरक हो चुकी थीं और मुझे इल्म था कि अब क्या करना है और खजीरा एक मरतबा पहले भी मुझे वहाँ से निकाल कर ले जा चुकी थी और खजीरा की खुशबू का ताक़ब करते हुए मैं मुख्तलिफ रास्तों और राहदारियों से गुजरती रही और मैंने इसी दौरान में एक जगह मलबा देखा और कुछ ही हिस्सा मनहब्द होने से रह गया था और मुझे यूँ लगा कि ये इस इमारत का वही हिस्सा था जो बड़े महाराज की अय्याशी के लिए मखसूस था और मलबे में मुझे कई दासियों के जिस्म दबे हुए नजर आए। गालिबन उसी हिस्से के इन्हदाम की वजह से वो धमाका हुआ था जो मैंने कुछ देर पहले सुना और इस मौका पर मुझे लानती साहर ज़ईन के पहाड़ की तबाही याद आई
उसे तबाह करने वाली खजीरा ही थी, और यकीनन बड़े महाराज के इस इशरत कदे को भी खजीरा ही ने नीस तो नाबूद किया था। बुलंद चबूतरे पर रखा हुआ एक बड़ा सा बुत था जिसे मैंने अपनी जगह से हरकत करते देखा, और उसी के साथ मैंने हल्की सी गड़गड़ाहट भी सुनी। खजीरा की खुशबू ही मुझे वहां तक ले आई, और बुत अपनी जगह से हट गया तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आईं, और खजीरा की खुशबू मुझे उसी तरह महसूस हुई, और मैं उससे लाइल्म ही थी कि वह बुत किस तरह अपनी जगह से हरकत करने लगा। और जिस चबूतरे पर वह बुत रखा था उसके गिर्द दायरे की सूरत में सीढ़ियां बनी हुई थी, और बज़ाहिर यही मालूम होता था कि वो सीढ़ियां किसी भी तरफ से उस बुत तक पहुंचने के लिए बनाई गई होंगी। और आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही वो बुत अपनी जगह से हरकत करने लगा था, और बुत के हटते ही जो खला नमूदार हुआ उसी पर सीढ़ियां नजर आई थी, और मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैंने नीचे उतरती उस जगह को पहचान लिया। ये वही तय खाना था जहां मुझे और शहजाद को कैद किया गया था, और मैं समझ गई कि मुझे खजीरा वहां क्यों लाई। खातून, शहजाद की खौफजदा सी आवाज मुझे सुनाई दी। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? और मैं शहजाद के सवाल को नजरअंदाज करती हुई तेजी से अपने सूट केसों की तरफ बढ़ी, और मैंने एक सूट केस खोलकर साड़ी ब्लाउज वगैरह निकाला, और लिबास ज़ेबे तन करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी, और गुलाबी लिबादा और चादर मैंने वहीं छोड़ दी जो अपने जिस्म के लपेटे हुए थी। और फिर मैंने 2 सूट केस उठा लिए और शहजाद को मुखातब किया, जल्दी चलो। उसने तेजी से आगे बढ़कर तीसरा सूट केस उठा लिया और मेरे पीछे चलने लगा। खजीरा की खुशबू अभी रुखसत नहीं हुई थी और वह मेरी रहनुमाई कर रही थी, और मैं उस तय खाने से बाहर आ गई, और फिर चबूतरे से उतरने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही बुत ने अपनी जगह से हरकत की। वो खातून, बुत हमारा ताक़ुब कर रहा है। शहजाद की डरी डरी सी आवाज अकब से आई, और उस वक्त शायद वही उस बुत की तरफ देख रहा था। करने दो ताक़ुब, मैंने बगैर मुड़े कहा, और तेजी से आगे बढ़ने लगी। वहां से मैं मंदिर के एक ऐसे हिस्से में निकल आई जो शायद यात्रियों के लिए मखसूस था, और दाएं जानब कुछ फासले पर दुर्गा माई के कदीम मंदिर की इमारत नजर आई, और बाईं तरफ बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया, और अकबी सीमत हुजरे बने हुए थे जिनमें से बेशतर आबाद थे, और वहां लोग आ जा रहे थे, मगर किसी ने भी मेरी या शहजाद की तरफ तवज्जो नहीं दी, और मैं तेज कदमी के साथ मंदिर की हदूद से बाहर निकल आई, और खजीरा की खुशबू अब रुखसत हो चुकी थी। कुछ दूर पैदल चलकर मैं एक सड़क पर निकल आई और मुझे खाली टैक्सी दिखाई दी। उस वक्त शाम के 4 बजने वाले थे, और मुझे इल्म नहीं था कि शाम को हावड़ा रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन मिल सकती है या नहीं, मगर मैंने रेलवे स्टेशन ही को चलने का फैसला किया, और मैंने सोचा कि अगर कोई ट्रेन मिल गई तो ठीक है, वरना देखा जाएगा। एक रात किसी होटल में भी गुजारी जा सकती थी, और मुझे इतना बहरहाल मालूम था कि रात के वक्त हावड़ा रेलवे स्टेशन से ना कोई ट्रेन रवाना होती है और ना आती है, और ये रेलवे स्टेशन गालबन सारे हिंदुस्तान में अपनी इस खसूसियत की वजह से मुनफरद था, और मैंने टैक्सी को हाथ उठाकर रोक लिया। हावड़ा रेलवे स्टेशन, मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, और ड्राइवर ने इकरार में सर हिला दिया, और तीनों सूट केस डिक्की में रख लिए। मैं और शहजाद टैक्सी में बैठ गए, और जरा ही देर के बाद टैक्सी काली घाट से हावड़ा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। शहजाद कुछ सहमा सहमा उठा था, और मुझे उसका सबब मालूम था। गुज़श्ता चंद घंटों के गैर मामूली वाक़यात ने यकीनन उसे खौफज़दा कर दिया था। क्या बात है शहजाद, तुम चुप चुप क्यों हो? मैंने उसे मुखातब किया। नहीं तो खातून, मैं ठीक हूँ, उसने गड़बड़ाकर जवाब दिया। क्या तुम्हें मेरे साथ अपने वतन चलने की खुशी नहीं? मैंने मुस्कुराकर पूछा। खुशी क्यों नहीं खातून, मैं तो बहुत खुश हूँ, और तुम्हें देखकर हर शख्स यही समझेगा कि तुम वाकई बहुत खुश हो। मैं धीरे से हंस दी, और उससे मेरा मकसद यही था कि वो नॉर्मल हो जाए। हावड़ा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने तक शहजाद का खौफ बड़ी हद तक दूर हो चुका था, और वहां पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन आधे घंटे बाद रवाना होगी, और ये जानकर मुझे कदरे इत्मीनान हुआ, और मैंने फर्स्ट क्लास के 2 टिकट खरीद लिए, और सीट के साथ बर्थ भी थी जिसके लिए मुझे कुछ पैसे अलग अदा करने पड़े। और ट्रेन में खासा रश था, मगर सिर्फ 3rd क्लास की हद तक, और फर्स्ट क्लास के आरामदार डब्बे तकरीबन खाली पड़े थे, और हम एक डब्बे में बैठ गए। उसमें मुतवस्सत उम्र का एक अंग्रेज और एक नौजवान औरत भी हमसे पहले बैठे थे, और नौजवान औरत भी सफ़ेद फाम थी, और उस अंग्रेज की बीवी मालूम हुई थी। हालांकि रंगत मेरी भी गोरी ही थी, मगर मेरे जिस्म पर साड़ी थी जिसकी वजह से मैं हिंदुस्तानी लग रही थी। मुझे और शहजाद दोनों को शायद इस गैर मुल्की जोड़े ने हिंदुस्तानी समझकर बुरा सा मुंह बनाया,
और अपने गुलामों को फर्स्ट क्लास में सफर करते देखकर गालबन उन्हें नागवारी महसूस हुई। हालांकि पूरा डब्बा ही खाली पड़ा था, लेकिन मैंने दानिस्ता इन्हीं दोनों के सामने वाली निशस्त पर बैठी और वो दोनों मुंह और भी बन गया, मगर जाहिर है कि मैं क्यों परवाह करती। और ट्रेन की रवानगी में कुछ देर थी कि उसी डब्बे में एक और उधेड़ उम्र शख्स सवार हुआ। उसके सर पर मखसूस वादा की पगड़ी और गले में मोतियों की मालाएं पड़ी थीं और वह बंद गली का जयपुरी का कोट और पैंट पहने हुए था और उसके सीधे कान की लोच छिदी हुई थी जिसमें सोने की बाली पड़ी थी। और 2 नौकर भी उसी के साथ थे जो सामान रखने लगे और अपने वादे लिबास और वादे कथा से वो अधेड़ उम्र शख्स किसी देसी रियासत के बरसरे इक़्तिदार खानदान का फर्द मालूम हो रहा था। उसके मुलाजमीन उसे राजा साहब कह रहे थे और उसने एक उचटती हिंदनसी नजर मुझ पर और नौजवान अंग्रेज औरत पर डाली और फिर खिड़की के करीब सीट पर बैठ गया। तुम अपने डब्बे में जाओ, उसने टांग पर टांग रखकर अपने नौकरों को हुक्म दिया और अपने कोट की जेब से एक सिगार निकाल लिया और उसके दोनों नौकर डब्बे से उतर गए। गालबन वो 3rd क्लास में सफर कर रहे थे और सलगार सुगा कर कश लेते हुए उसने एक मरतबा फिर हम दोनों औरतों पर बारी बारी निगाह डाली और उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना चाहता हो। और हैरत की बात यह थी कि इस दौरान उसने एक बार भी शहजाद या अंग्रेज मर्द की तरफ देखना गवारा नहीं किया और फिर उसकी नजर मुझ पर जम गई। शायद उसने नजरबाजी के लिए मेरा इंतखाब कर लिया और यूं बराह रास्त किसी औरत को देखे जाना गैर शाइस्ता हरकत थी, मगर शायद कुछ लोग खुद को हर कैद से आजाद तस्वर करते हैं और वो भी ऐसे ही लोगों में था। तुम शायद पहली दफा दिल्ली जा रही हो, अचानक उधेड़ उम्र शख्स ने किसी तारफ के बैर मुझे मुखातब किया और अंदाज तस्दीक तलब ही था और मैं ऐसी लातअल्लुक बन गई जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। और मैंने तुमसे कुछ कहा था। इस मर्तबा उधेड़ उम्र की आवाज कदरे बुलंद थी और जवाब ना देना बेअदबी है। अदब और अखलाक से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मेरे लहजे में नागवारी थी। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है कि मैं पहली मर्तबा दिल्ली जा रही हूँ या आखिरी मर्तबा, और तुम कौन हो ये पूछने वाले? लड़की, वो शख्स तकरीबन चीख उठा। मत भूलो कि तुम राजा सिख देव ऑफ अस्टेट से मुखातब हो। और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। और मुझे कुछ भूलने या याद रखने की जरूरत नहीं, इससे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, ना मुझे ये जानने का शौक है। और मैं उसके गुस्से की परवाह किए बगैर बोली और उसने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए घुराकर कहा, तुम दिल्ली चल रही हो ना? वहां चलकर तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। धमकी दे रहे हो? मुझे भी गुस्सा आ गया। ये धमकी नहीं, हकीकत है, वरना तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि माफी मांग लो। उसके लहजे में तकब्बुर था। और अगर मैं माफी ना मांगूं तो क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? तुम ये सवाल मुझसे कर रही हो? राजा सिख देव ऑफ बरादा अस्टेट से, और क्यों अपनी मौत को दावत दे रही हो तुम? रहम आ रहा है मुझे तुम पर। अच्छा, अब अपनी चोंच बंद रखो, मैं बकवास सुनने की आदी नहीं और तुम जैसा चप्पड़ कनाती मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सुनते ही वो आपे से बाहर हो गया और शदीद गुस्से के आलम में अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। तुम मेरी तौहीन कर रही हो, तुम्हें इसकी सजा मालूम है। आराम से बैठो, ज्यादा 30 मार खा बनने की जरूरत नहीं, मैंने उसे डांट दिया। हम सफर अंग्रेज गालबन थोड़ी बहुत उर्दू भी जानता था और उसने पहली बार मुदाखलत की, मगर इससे पहले कि वो अपना तारफ कराना नहीं भूला था। उसने अपना नाम फिलिप बताया और राजा सिख देव को उसने हरजाई नस्की कहा। और फिलिप के समझाने बुझाने पर राजा सिख देव दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया, मगर अभी तक वो उसी तरह मुझे घूर रहा था जैसे फाड़ खाएगा। और मैंने अब कतई बरअक्स रवैया अख्तियार कर लिया और उसे जलाने के लिए मैं मुस्कुराई जा रही थी। शहजाद, तुमने कभी कोई बर्फ खाने का चमार देखा है? मैंने राजा सिख देव की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज में सवाल किया ताकि वह भी सुन ले। जो क्या कहा तूने? राजा सिख देव धाड़ा और वह अभी तुम्हें पर उतर आया था। और जो सुना तूने? मैंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। प्लीज प्लीज हजाइनस, अंग्रेज अपनी सूट से उठकर हम दोनों के दरमियान आ गया, क्योंकि राजा सिख देव उठकर मेरी तरफ झपट पड़ा था। और इसे कह दो कि यह खामोश बैठे, वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाएगी। राजा सिख देव ने अंग्रेजी झाड़ी। और मिस्टर फिलिप, इस बूढ़े गिद्ध को आप भी बता दें कि अगर अब इसने मेरी तरफ देखा तो इसकी आंखें फोड़ दूंगी। और मैं भी रवानी से अंग्रेजी बोली और राजा सिख देव एक बार फिर हत्थे से उखड़ने लगा। और फिलिप ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं खामोश रहूं। और फिर उसने बड़ी मुश्किल से राजा सिख देव को ठंडा किया और हमारे दरमियान दोबारा झगड़ा ना हो जाए, इसलिए फिलिप ने एक तजवीज़ पेश की। इस पूरे डब्बे में हम ही 5 मुसाफिर हैं जो एक ही जगह बैठे थे और फिलिप की तजवीज़ ये थी कि हम दोनों में से कोई
किसी और सीट पर जाकर बैठ जाए और तजवीज़ मुनासिब ही थी और मैं हरगिज़ अपनी सीट पर नहीं छोड़ूंगा। और राजा सिखदेव सख्त लहजे में बोला, और औरत से कहो कि ये यहाँ से अपना मुंह काला कर जाए और ये डब्बा इसके बाप की जागीर नहीं। मिस्टर फिलिप, इस गिद्ध से कहें कि किसी और ठूंठ पर जाकर बैठ जाए। और मैं बोल उठी, और तू फिर जुबान चलाने लगी। राजा सिखदेव गरजा, और तूने भी दोबारा बकवास शुरू कर दी, दफ़ा क्यों नहीं हो जाता यहाँ से। और मैं उससे भी ज़्यादा चीख कर बोली, और इस वक्त अगर मेरी 2 नाली मेरे पास होती तो मैं तुझे गोली मार देता। वो बराह रास्त मुझी से मुखातब था। गंजे को इसलिए नाखन नहीं मिलते कि कहीं वो खुजा खुजा कर न मर जाए। और मैंने उस पर फिक्रा चुस्त किया, तू मुझे गोली क्या मारेगा, कभी किसी तोते ने भी तोप चलाई है। और झगड़ा फिर बढ़ने लगा तो फिलिप ने हम दोनों से खामोश रहने की दरख्वास्त की और दोबारा अपनी तजवीज़ दोहराई। यहाँ मेरा सामान रखा है और मेरे मुलाजमीन इस डब्बे में नहीं कि दूसरी जगह सामान उठाकर रखा जा सके। राजा सिखदेव ने अदर पेश किया और मेरे जी में आया कि कह दूं, क्या तेरे हाथ टूट गए हैं, खुद सामान नहीं उठा सकता। मगर मुझे फिलिप का ख्याल आ गया जो इस झगड़े को किसी तरह निपटाना चाहता था। ठीक है, आप जिस स्टेशन पर ट्रेन रुके आप अपने नौकरों को बुलाकर कहीं और सामान रखवा लें। फिलिप ने गोया अपनी दानस्त में मसला हल कर दिया। और इस पर राजा सिखदेव मुंह बनाकर कहने लगा, लेकिन मिस्टर फिलिप, तुम औरत से क्यों नहीं कहते कि ये प्लीज़ हज़ाइनस। फिलिप दरमियान में हाथ उठाकर बोला, आप इनके लिए कुछ कहेंगे तो वो आपके लिए बोलेंगी। प्लीज़ आप लोग एक दूसरे ही से बात ना करें। और मुझे क्या पड़ी है इस खबीस औरत के तज़किरे की, और मुझे भी इस लानती बुट्टे का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने भी जवाबन कह दिया, तो मुझे लानती कह रही है जलील औरत, और तू मुझे खबीस कह रहा है कमीने। प्लीज़ प्लीज़। फिलिप दहाइयाँ देने लगा। खातून, खुदा के लिए आप ही चुप हो जाएं, बकने दे उसे जो बकता है। और शहजाद पहली मर्तबा बोला। लो, अब एक और हरामज़ादा बकवास करने लगा। राजा सिखदेव ने शहजाद को भी नहीं बख्शा और शहजाद जो मुझे खामोश रहने की ताकीद कर रहा था, गाली खाकर ऐसा बेमज़ा हुआ कि चुप न रह सका और अपनी ज़ुबान को लगाम दे, राजा साहब, आपके मुझे गाली देने का कोई हक नहीं। अबे तू बताएगा मुझे कि मैं हक क्या रखता हूँ क्या नहीं। इतने जूते मारूंगा कि चांद पर एक बाल नजर नहीं आएगा। और राजा सिखदेव महज इस बिना पर शहजाद की बेइज्जती कर रहा था कि वह मेरे साथ था और मुझे इसीलिए बोलना पड़ा। तुम कुछ ना बोलो शहजाद, तुमने इस बंगी को राजा साहब कह दिया तो ये और बांस पर चढ़ जाएगा, और ये तो जूते का यार है और जूताकारी करते रहो तो खुश रहता है। और मैंने यह कहकर शहजाद का बदला ले लिया। मिस्टर फिलिप, अब मैं इससे ज़्यादा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आपको दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं, और अभी हमेशा के लिए मैं इस औरत की ज़ुबान बंद किए देता हूँ, और उसके लिए मेरे ये दोनों हाथ ही काफ़ी हैं। ये कहते हुए राजा सिखदेव एक मर्तबा फिर अपनी सीट पर उठकर खड़ा हो गया। और अगर हरगिज़ हज़ाइनस, मैं आपको कानून को हाथ में नहीं लेने दूंगा। फिलिप ने इनकार में सर हिला दिया। और मेरा रास्ता छोड़ दो मिस्टर फिलिप, राजा सिखदेव जिद करने लगा। हज़ाइनस, क्या आप एक औरत पर हाथ उठाते हुए अच्छे लगेंगे? फिलिप उसे समझाने लगा और मैं दानिस्ता खामोश रही। अगर राजा सिखदेव भी चुप रहता तो बात कभी की ख़त्म हो जाती और मज़ीद बात बढ़ाने से बदमज़गी के सिवा क्या हासिल। और इसके बावजूद मैं राजा सिखदेव की बर्तरी तस्लीम करने पर आमादा नहीं थी। और समझ कर ही मैंने अब तक से ढील दे रखी है, मगर ये बाजी नहीं आ रही। और किसी तरह राजा सिखदेव कुछ नरम पड़ गया। आप बैठे तो सही हज़ाइनस, फिलिप ने कहा, और बात तो बैठकर भी हो सकती है। और राजा सिखदेव फिलिप की बात मान ही गया। तुम कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ, वरना तो इस वक्त दिल कुछ और ही कह रहा है। और राजा सिखदेव बोला और फिलिप अपनी जगह आकर बैठ गया। और मुझे फिर शरारत सूझ गई और मैंने मुस्कुराते हुए राजा सिखदेव को बड़े अदब से मुखातब किया। मैं बताऊं राजा साहब कि इस वक्त आपका दिल क्या कह रहा है? चुप रहो तुम, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता, वो मुंह बनाकर बोला। अब ऐसा भी क्या राजा साहब, मैंने तो सुना है कि राजा लोग बड़े दिल फेंक होते हैं। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लग रही? और ईमानदारी से बताएं। और मैं उसे घिसने लगी। तुम अगर बदज़बानी ना करो तो खैर इतनी बुरी भी नहीं, और अगर तुम शादीशुदा नहीं तो मैं तुम्हें अपने महल में रख सकता हूँ। और मेरी ज़रा सी ढील देने पर वह कुछ ज़्यादा ही फैल गया और मैंने उसे तफरी लेने की खातर कहा, शादीशुदा होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है राजा साहब? दरअसल मुझे सेकंड हैंड औरतें पसंद नहीं, उसने बेहजाबी से कह दिया। और ये कहते हुए उसे इतना लिहाज भी नहीं आया कि इस वक्त एक औरत से हम कलाम है। और फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुमने बताया नहीं कि शादीशुदा हो या कंवारी? और मैंने अभी शादी नहीं की, मैंने बताया। अच्छी बात है ये। और इत्मीनान से सर हिलाया और फिर बोला, एक बात और तुम्हें पहले से ही बता दूं
कि कुछ औरतें शादीशुदा तो गैर नहीं होती मगर कंवारी भी नहीं होती, समझ रही हो ना। और मेरा मतलब ये है कि वो शादी से पहले ही अपना कंवारपन खो देती हैं, और ऐसी औरतों को मैं एक रात भी अपने महल में बर्दाश्त नहीं करता और पहले ही रात महल से निकाल देता हूँ, मगर सज़ा देकर। वो बड़ी डटाई से हर बात साफ साफ बता रहा था और ये सब कुछ कहते हुए उसके लहजे में ज़रा भी झिझक नहीं थी। ऐसी औरत को आप क्या सज़ा देते हैं राजा साहब? मैंने मालूम किया हमारे महलों में ये सज़ा एक रस्म की तरह है। उस रस्म को कवाहन कनी कहा जाता है, और ऐसी औरत जो खुद को कंवारी बताकर महल में दाखिल हो जाए और उसे बर्तन के बाद झूठ खोल जाए तो उसका सर मूंड कर महल से बाहर हाँक दिया जाता है, और इसी को कवाहन कनी की रस्म कहते हैं। राजा सिख देव ने बड़ी बेइज्जती के साथ वजाहत की और फिर मुझसे पूछा, तुम कंवारी ही होगी ना? और मेरा मतलब है किसी मर्द ने तो अभी तक हाथ नहीं लगाया। और वो इस तरह पूछ गुछ कर रहा था जैसे मुझे खरीदने का इरादा हो, और मुझे उसके सवाल को नज़रअंदाज कर गई और बोली, कि आप मुझे अपनी बीवी बनाएंगे और बाकायदा शादी करेंगे? नहीं, उसने इनकार कर दिया। बीवी हमारे महल में, हमारे धर्म में एक से ज़्यादा रखने की इजाज़त नहीं। हाँ, दासियाँ जितनी चाहे रख सकते हैं। कितनी दासियाँ हैं आपके महल में? मैंने दरियाफ़त किया। 100 से ऊपर ही होंगी, कभी गिन कर नहीं देखा। और इनसे बच्चे भी होते होंगे? हाँ होते हैं, मगर उन्हें राजकुमारों के बराबर दर्जा नहीं मिलता और जायदाद में भी उनका कोई हिस्सा नहीं होता, और वो ये अधिकार रखते हैं कि राजा सिंहासन पर बैठ सके। और बड़े इत्मीनान से बताने लगा, हाँ यह हमारी मर्जी पर मुनहसर है कि हम किसी दासी की खिदमत से खुश होकर उससे या उसके पैदा होने वाली औलाद को जो चाहें बख्श दें। और कई दासियों के हमने अलग घर लेकर भी दे रखे हैं, और हर महीने पाबंदी से उन्हें घर खर्च पहुंच जाता है। और देश के सभी बड़े बड़े शहरों में हमारी दासियां बड़े ऐशो इराम का जीवन बताती हैं, और तुम अगर हमारी दासी बन जाओ तो हम तुम्हें भी ये सहूलत दे सकते हैं। तुम जिस शहर में रहना चाहो रह सकती हो और खर्चा तुम्हें मिलता रहेगा। बोलो क्या कहती हो? आपकी उम्र कितनी होगी राजा साहब? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। कोई ज़्यादा नहीं, 60 साल है, और तुम्हें तो मालूम ही होगा कि 60 पाठा होता है, और मुझे तुम जवानों से कम नहीं पाओगी। और राजा साहब, कोई बेटी भी है आपकी किसी दासी या बीवी से? और तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? बहरहाल बीवी से एक बेटी थी, उसका विवाह किए भी बरसों बीत गए, और भगवान की दिया से वो भी 6 बच्चों की माँ है। उसके अलावा दासियों से भी लड़कियां होंगी जिनकी सही तादाद मुझे मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र में आपकी बेटी से भी बहुत छोटी हूँ। तो इससे क्या होता है? मर्द मर्द होता है, वह किसी उम्र का हो, और मर्द का जोड़ किसी भी उम्र की औरत के साथ हो सकता है। तुमको इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। तुमसे भी कम उम्र की दासियां हमारे महल में है, और पिछले दिनों हमें एक 14 साल की लड़की पसंद आ गई, और महीने भर हुआ उसे हमने अपनी दासी बना लिया। अपनी इन जलील और घटिया हरकतों पर कभी तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ तुम 60 साल की और कहाँ 14 साल की एक लड़की। और मेरा लहजा एकदम बदल गया। तुम फिर फजूल बातें करने लगी। तुम हसीन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लें। और राजा सिख देव कदरे बरहम होकर बोला, और मेरा बस चले तो तुम जैसे मर्दों को गोली मार दूं। और मेरी अफवाद में मजीद नफरत व हकारत पैदा हो गई। क्या अभी तू राजा साहब कह रही थी, और फिर कमीनपन पर उतर आई? कमीना है तू, मैं नहीं। और फिर उससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, फिलिप ने मुझे मुखातब किया, प्लीज़ मिस, दोबारा झगड़ा ना खड़ा करें, और गाड़ी अब किसी स्टेशन पर रुकने वाली है, और राजा साहब कहीं और जाकर बैठ रहेंगे, और फिर ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर फिलिप ने मुझसे खामोश रहने की दरख्वास्त की। और मेरा ख्याल है मिस्टर फिलिप, आप भी थोड़ी बहुत यहाँ बोली जाने वाली ज़ुबान समझते होंगे। आपने इस बूढ़े गिद्ध की बातें सुनी? कितने फ़ख्र के साथ ये जलील आदमी अपने स्याह कारनामे बयान कर रहा था, और मुझे भी ये हरामकारी की तरगीब दे रहा था, और आपने इसकी हिम्मत देखी। छोड़े मिस, ये नवाब राजा वगैरह ऐसे ही होते हैं, फिलिप ने मुझे समझाया। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। एक रियासत के नवाब को तो मेरी वाइफ मार्गरेट भी पसंद आ गई थी, और उसने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया, और नवाब ने मुझसे कहा कि मार्गरेट को तलाक दे दूं ताकि वो मार्गरेट से शादी कर ले। और मैं इस पर तैयार नहीं हुआ तो नवाब साहब ने अपने आदमी से मार्गरेट को अगवा करा लिया और ज़बरदस्ती उसे बेआबरू कर दिया। हम लोग कभी कानून को हाथ में नहीं लेते, और मार्गरेट को नवाब के महल से बरामद कर लिया गया, और मैंने नवाब पर केस कर दिया, और हर्जाने के तौर पर नवाब को 10 लाख रुपए अदा करना पड़े। उसके अलावा अपनी जायदाद का आधा हिस्सा देना पड़ा, और जो कुछ भी हुआ उसमें मार्गरेट का कोई कसूर नहीं था। इसीलिए मार्गरेट अब भी मेरी बीवी है, और वो अंग्रेज़ फिलिप भी यकीनन
अपने हम कौमों की तरह बेगैरत ही था और अपनी बीवी की इज्जत व आबरू के बदले उसने एक बड़ी रकम कबूल कर ली और उसी के साथ जायदाद भी। अजीब बेड टेस्ट था उस नवाब का और उसने एक सेकंड हैंड औरत को पसंद किया। और राजा सिखदेव आहिस्ता से हंसकर कहने लगा। फिलिप को उस पर गुस्सा आ गया और राजा साहब, आप मेरी और मेरी बीवी की तौहीन कर रहे हैं। छोड़ो यार, मैं भी तुम्हारे मुल्क जा चुका हूं और मुझे सब मालूम है कि अंग्रेज़ कितने गैरतमंद होते हैं और तुम लोग तो अय्याशी की खातर अपनी बीवियों को भी एक दूसरे से बदल लेते हो। और फिर राजा सिखदेव और फिलिप के दरमियान गर्मा गर्मी शुरू हो गई और राजा सिखदेव अंग्रेज़ कौम के बारे में नए नए हैरत अंगेज इंकशाफात कर रहा था और ये इंकशाफात मेरे लिए भी हैरान कुन थे। एक दूसरे से बीवियां बदल लेना भी मेरे लिए कम हैरान कुन बात नहीं थी। फिलिप और राजा सिखदेव के दरमियान सुलह कराने वाली मार्गरेट थी और इसी दौरान में ट्रेन आसन सिविल रेलवे स्टेशन पर रुक चुकी थी। खूबसूरत औरतों की दरख्वास्त में कभी मैं नहीं ठुकराता, इसलिए तुम्हारे शोहर को माफ़ किए देता हूँ, राजा सिखदेव ने मुस्कुराकर कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़ाइनत, मार्गरेट अदब से बोली और फिर उसने अपने शोहर फिलिप्स को खामोश रहने के लिए कहा। और चंद ही लम्हे बाद राजा सिखदेव के दोनों हट्टे कट्टे मुलाजमीन डब्बे में दाखिल हुए। उनमें से एक ने राजा सिखदेव से पूछा, कोई हुक्म राजा साहब? हाँ, राजा सिखदेव ने कहर और नजरों से मेरी तरफ देखा। उस औरत और उसके साथी को सामान समेत उठाकर डब्बे से बाहर फेंक दो। इन दोनों ने हैरत से पहले राजा सिखदेव और फिर मुझे देखा और राजा सिखदेव ने सख्त लहजे में अपना हुक्म दोहराया और दोनों मुलाजमीन तेजी से मेरी तरफ बढ़े। और शहजाद, तुम दरमियान में मुदाखलत नहीं करोगे, मैंने सीट से उठते हुए कहा। और उस वक्त वो दोनों करीब आ चुके थे और इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी मुझ पर हाथ उठाता, मैंने एक जगड़े पर घौंसा जड़ दिया और दूसरे के पेट पर लात मारी और वो दोनों ही एक साथ चीख उठे। फिलिप और मार्गरेट सामने वाले सीट पर बैठे थे और वो दोनों ही घबराकर खड़े हो गए। तो मैं इनसे पुरसकून आवाज़ में बोली, मिस्टर फिलिप, आप ना घबराएं, मैं अभी इन दोनों मट्टी के शेरों को भगा देती हूँ और फिर उनके दाता से निपटूंगी। और मेरा इशारा राजा सिखदेव की तरफ था। राजा सिखदेव ने अपने आदमियों को पिस्पा होते देखकर जोश दिलाया। अबे हरामजादो, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए खिला खिलाकर सांड बनाया था, पल पड़ो इस पर। और तुम में से एक लौंडिया नहीं संभाली जा रही और नतीजा उसके दोनों आदमी भैंसों की तरह भन्ना कर मुझ पर झपटे और एक को तो मैंने टांग मारकर गिरा दिया और दूसरे के सीने पर सर की टक्कर मारी तो वह उलट गया। उसी वक्त ट्रेन की पहली सीटी सुनाई दी। जिसे मैंने टांग मारकर गिराया था वह उठने लगा तो उसके माथे पर मेरे पैर की ठोकर पड़ी और दानिस्ता मैंने आहिस्ता ज़रब लगाई थी और फिर उसके माथे की खाल फट गई। उस शख्स ने अपने माथे पर हाथ रखा और फिर हाथ को देखा तो खौफजदा सी आवाज़ में चीख उठा, खून खून। और ट्रेन ने दूसरी सीटी दी। उसी के साथ राजा सिखदेव गरजा, दफा हो जाओ तुम दोनों, और ट्रेन चलने वाली है। उसी कमीनी औरत से मैं खुद ही निमट लूंगा। ये सुनते ही वो दोनों इस तरह सर पर पैर रखकर भागे जैसे मौत उनका ताक़ब कर रही हो। और ज़रा ही देर के बाद ट्रेन की तीसरी सीटी हुई और फिर ट्रेन चल दी। और मुलाजमीन का अपने मालिक के साथ फर्स्ट क्लास में सफ़र करना खिलाफ अदब था और राजा सिखदेव ने इसीलिए उन दोनों को वहाँ से भगा दिया और मैं अभी तक अपनी सीट पर नहीं बैठी थी। तेरे हमायती तो चले गए, अब बता तेरा क्या हश्र बनाऊं? और मैंने राजा सिखदेव को मुखातब किया और फिलिप कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उससे कहा, मिस्टर फिलिप, अब आप इसे मेरे हाथों से पिटने से नहीं बचाएंगे और ये जो बर्फ़ खाने के चमार की तरह ईंट रहा है, अभी इसकी सारी ईंट निकाले देती हूँ। पहले फिलिप ही राजा सिखदेव से तपा बैठा था। कहने लगा, नहीं मिस, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है तू? राजा सिखदेव गुर्राता हुआ अपनी सीट से उठा और अभी मालूम हो जाएगा ये कहते ही मैंने अपनी जगह से जिस्त भरी और राजा सिखदेव के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर मैंने मोड़ना शुरू कर दिया और उसके दोनों हाथ मुड़ने की वजह से उसे खुद भी मुड़ना पड़ा था और उसका मुंह अब दूसरी तरफ था और उसकी पुश्त पर मैं थी। और जैसे ही मैंने उसके दोनों बाजों पर दबाव डाला वो चीखने लगा, छोड़ दे मुझे। वो चीख रहा था, और एक शर्त पर छोड़ूंगी तुझे कि तू खुद अपना सामान उठाकर यहाँ से कहीं और ले जाएगा। बोल, मंजूर है तुझे? और अगर मंजूर नहीं तो मैं तेरे दोनों बाजू तोड़ दूंगी। और मैंने कहते ही ज़रा सा दबाव डाला और उसके मुंह से फिर चीखें निकलने लगी और अपनी बात मैंने दोहराई, तू जो चाहे कर, मगर मैं खुद अपना सामान नहीं उठाऊंगा। और वो कराहते हुए बोला, और मैंने बाजू से दबाव कम कर दिया, तेरे तो बाप को भी सब उठाना पड़ेगा सामान, तू है किस खेत की मूली। और मैंने बाजुओं पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव डाला।
तकलीफ व अज़ियत से उसे दोबारा चीखने पर मजबूर कर दिया और फिर आखिरकार उसने हथियार डाल ही दिए और मेरे हुक्म की तामील पर आमादा हो गया और मैंने उसके हाथ छोड़ दिए और जैसे ही मैंने हाथ छोड़े वो तेजी से पलटा और दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबोच ली। मुझे तवक्का नहीं थी कि अब वो मुझसे भिड़ने की कोशिश करेगा और चंद ही लम्हे में मेरी गर्दन उसके हाथों में के गिरफ्त में रह सकी और फिर वो ऊ की आवाज़ के अपने मुंह से निकालकर दोनों हाथों से पेट पकड़ कर बैठ गया और मेरा घोंसा उसके पेट पर ही पड़ा था और फिर वो बैठा भी ना रह सका और मैंने ठोकर मारकर उसे गिरा दिया। अब वो चारों खाने चित पड़ा था और मैं उसके सीने पर पैर रखकर खड़ी हो गई। बोल, सामान उठाएगा या मारूं तुझे? उठाऊंगा तो फिर उठकर खड़ा हो जा। और मैंने उसके सीने से पैर हटाकर सर पर धीरे से ठोकर मारी। मैं उठ रहा हूं, मारो मत। वो कोहनियों पर जोर देकर उठने लगा और उसके बाद वही हुआ जो मैंने चाहा। राजा सिखदेव ने बड़ी मुश्किल से अपना भारी सूटकेस उठाया और डब्बे के आखिरी सिरे पर जाकर रुका और टीन का एक बक्स, एयर बैग और एक टोकरी भी उसे उठाकर ले जाना पड़ी। हैरत अंगेज मिस, फिलिप ने मुझे मुखातब किया। अगर मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से ना देखा होता तो हरगिज इस बात पर यकीन ना करता। आपने तो कमाल ही कर दिया। वो अगर हद से ज़्यादा कमीनगी पर ना उतरता तो मैं उसे माफ़ कर देती। और बाज़ लोग वाकई जूते के यार होते हैं। और फिर मैंने गुफ्तगू बदल दिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली, फिलिप ने मुझे जवाब दिया। और मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरा तबादला कलकत्ते से दिल्ली हो गया है। और किसी महकमे में है आप? मैंने उससे सवाल किया। पहले तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में था, अब मेरा तबादला होम मिनिस्ट्री में हो गया, फिलिप ने बताया। और मैं ये सुनकर चौंक उठी और मुझे मालूम था कि पुलिस, सीक्रेट सर्विस और सिक्योरिटी के दीगर महकमे वजारत दाखिला के तहत होते हैं और इसका मतलब था कि वो काम का आदमी था। किस ओहदे पर है आप? मैंने मालूम किया। एडिशनल सेक्रेटरी रिपोर्ट किया गया है मुझे। और उसने जवाब देकर मुझसे पूछा, आपसे अभी तक तारफ़ नहीं हुआ और मेरा नाम तो आप जान ही चुके हैं और मेरी वाइफ का नाम भी आपको मालूम हो गया है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? और मेरा नाम रानी है। मैंने अपना तारफ़ कराया। अब मैं किसी को अपना असल नाम बताने की गलती नहीं कर सकती थी। और अपनी बात जारी रखते हुए मैंने मुस्कुराकर मजीद कहा, मगर इस राजा की तरह मेरा ताल्लुक किसी एस्टेट से नहीं और मैं सिर्फ नाम की रानी हूँ। समझ गया मिस रानी। वो भी मुस्कुराया और फिर मेरी तरफ मसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और मैंने उससे मसाफा करने में कोई मजायका नहीं समझा। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई मिस रानी। और उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाया। और आप जैसी बहादुर औरत मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखी है। शुक्रिया मिस्टर फिलिप। मैंने भी खुश अखलाकी का मुजाहरा किया और फिर शहजादे से भी उसका तारफ़ कराया। और ये भी मेरे दोस्त हैं मिस्टर शहजाद। फिलिप ने शहजाद से भी मुसाफा किया और मार्गरेट ने भी मुझसे और शहजाद से हाथ मिलाया। आप किस लिए दिल्ली जा रही हैं? फिलिप ने मुझसे पूछा। ये मेरे दोस्त दिल्ली ही के रहने वाले हैं। मैंने शहजाद की तरफ इशारा किया। इन्हीं की दावत पर मैंने घूमने फिरने दिल्ली जा रही हूँ। नई दिल्ली की तरफ कभी घूमने आए तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा मिस रानी, फिलिप ने दावत दी। और मैं अपनी कोठी और दफ्तर का पता आपको लिख कर दे देता हूँ। ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने, मैंने वादा कर लिया। और फिलिप से मुलाकात मेरे हक़ में सूदमंद ही साबित हो सकती थी। और मैंने वादे तौर पर यह बात महसूस कर ली कि जब शहजाद और मैं डब्बे में दाखिल हुए थे उस वक़्त से अब तक फिलिप और मार्गरेट के रवैये में नुमाया तब्दीली आ चुकी थी। और इब्तदा में उस अंग्रेज़ जोड़े ने हमें देख कर मुँह बना लिया था और फिलिप ने उसके बाद अपने लेटर पैड पर दिल्ली में अपनी कोठी और दफ्तर के पते लेकर मुझे दे दिए थे और मैंने उस पर फिलिप का शुक्रिया अदा किया। आसन सिवल के बाद ट्रेन बरादवा स्टेशन पर रुकी और वहां राजा सिखदेव ने फिर हंगामा खड़ा कर दिया। उसने रेलवे पुलिस को डब्बे में बुला लिया। इस औरत और उसके साथी ने मुझसे बदतमीजी की है और राजा सिखदेव ने पुलिस इंस्पेक्टर से मेरी शिकायत की। क्या बदतमीजी की है सर? सर नहीं, हमें राजा साहब कहो। और राजा सिखदेव ने पुलिस इंस्पेक्टर की बात काट कर कहा, हम राजा सिखदेव ऑफ बरादवा स्टेट हैं। और पुलिस इंस्पेक्टर मरऊब नजर आने लगा और राजा सिखदेव के मुलाजमीन भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी तस्दीक की। इस औरत ने ना सिर्फ हमारी तौहीन की बल्कि हमारे मुलाजमीन को भी मारा और खुद तुम भी देख लो, इसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। और राजा सिखदेव ने उसके मुलाजिम की तरफ इशारा किया जिसके माथे पर चोट आई थी और उसने ये जिक्र नहीं किया था कि मैंने उसे भी मारा है और यूं शायद उसकी सुबकी होती। और राजा सिखदेव के दोनों ही मुलाजिम खासे सेहतमंद और गुठे हुए जिस्मों के मालिक थे। और पुलिस इंस्पेक्टर ने हैरत से उन दोनों की तरफ देखा। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने हम दोनों को मारा है। और वो दोनों बीक आवाज़ में बोले, आप दोनों को मारा है? इन्होंने?
पुलिस इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा, जी हाँ जनाब, हम दोनों को इस एक साथ मारा है। एक साथ से क्या मतलब है तुम लोगों का? इंस्पेक्टर ने वजाहत चाही। और मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर, मैं बोल उठी। ये जो राजा साहब हैं मुझे अपनी दासी बनाने की पेशकश कर रहे थे और मैंने उनकी पेशकश ठुकरा दी, तो ये मुझ पर बरहम हो गए। और फिर जब आसन रेलवे स्टेशन आया तो ये दोनों मेरे डब्बे में आए। तो फिर मैंने बता दिया कि राजा सिख देव ने उनसे क्या कहा था। और उसके बाद बोली, ये दोनों अपने मालिक का हुक्म सुनकर मेरी तरफ जारहान अंदाज में बढ़ रहे थे और एक का पैर धोती में उलझ गया और वह खुद गिरकर जख्मी हो गया। मिस्टर फिलिप ने मुझे बड़ी मुश्किल से बचाया और अगर इसी वक्त ट्रेन की सीटी ना हो जाती तो ये दोनों मुझे मिस्टर फिलिप की मदाखलत के बावजूद शायद डब्बे से उठाकर बाहर फेंक देते। और मैंने जो बयान दिया वो नाकाबिले यकीन था, मगर राजा सिख देव के मुलाजमों के बयान पर पुलिस इंस्पेक्टर अजहार हैरत ही कर सकता था। और मैं अभी मजीद कुछ कहने ही वाली थी कि राजा सिख देव चीख उठा, ये झूठ बोल रही है, इसने तो मुझे भी, मेरा मतलब है मेरी भी तौहीन की है। शायद वो रो में ये कहने ही वाला था कि इसने तो मुझे भी मारा है, मगर बात बदल गया। उसे गालबन वहां अपने मुलाजमीन की मौजूदगी का ख्याल आ गया और वाखर क्या सोचते कि उनके राजा साहब की भी पटाई हुई। इंस्पेक्टर फिलिप ने पुलिस इंस्पेक्टर को मुखातब किया, यस सर। पुलिस इंस्पेक्टर एकदम से मुअद्दब नजर आने लगा। ये गोरी चमड़ी ही का कमाल है। मिस रानी ने जो कुछ कहा है मैं उसकी गवाही देता हूँ। फिलिप ने मेरे बयान की तस्दीक कर दी, हालांकि मेरा पूरा बयान सच नहीं था। हाँ, बयान से बड़े हिस्से को सच जरूर करा दिया जा सकता था। और एक हिंदुस्तानी राजा के मुकाबले में पुलिस इंस्पेक्टर के लिए हुक्मरान कौम के एक फर्द की गवाही कहीं ज्यादा मुतबर थी। और वो राजा सिख देव की तरफ मुड़कर बोला, राजा साहब, मैं माफी चाहता हूं कि मिस्टर फिलिप की गवाही के बाद इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते कार्रवाई? राजा सिख देव पुलिस इंस्पेक्टर पर बरस पड़ा, और मेरा नाम राजा सिख देव है। मैं तुम्हारी पेटी उतरवा दूंगा, आने दो दहली। तुम बेफिक्र रहो, ये तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। फिलिप ने पुलिस इंस्पेक्टर को तसल्ली दी, और मैं भी दिल्ली तक चल रहा हूं, तुम सिपाहियों को लेकर जाओ। और उस वक्त तक ट्रेन एक मर्तबा सीटी दे चुकी थी और पुलिस इंस्पेक्टर ने फिलिप का शुक्रिया अदा किया और फिर सिपाहियों को साथ लेकर डब्बे से उतर गया। मेरा सामान उठाओ और किसी दूसरे डब्बे में चलो, राजा सिख देव ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया। मगर ट्रेन तो सीटी दे चुकी है राजा साहब, एक मुलाजम डरते डरते बोला, और उसी वक्त दूसरी सीटी हो गई। दफा हो जाओ, अगले स्टेशन पर यहाँ से सामान उठाकर ले जाना और मैं किसी दूसरे डब्बे में बैठ जाता हूँ। ये क्या कर वह डब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया और खसो कम जहाँ पाक मैंने चलते चलते उस पर फिक्रा चुस्त किया। और वो रुका और मुड़कर कहर आलू निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर किसी दरिंदे की तरह घुराया, और देख लूंगा तुझे, अबे जा, क्यों तेरी मौत डंड पील रही है। और ये कहते हुए मुझे हंसी आ गई। बताऊं अभी, उसने बंदर की तरह भपकी दी, इतने जूते लगाऊंगी तेरे चांद पर कि औलाद तक गंजी पैदा होगी। और जवाब में राजा सिख देव कुछ कहने ही वाला था कि ट्रेन ने तीसरी सीटी दी और वह लपक कर डब्बे से उतर गया। उसके मुलाजम पहले ही डब्बे से उतर चुके थे और तीसरी सीटी के बाद ही ट्रेन धीरे धीरे रेंगने लगी। और राजा सिख देव ने यकीनन ऐसे वक्त डब्बे से उतरकर हमाकत का सबूत दिया और उतरते उतरते मारे गुस्से से उस डब्बे का दरवाजा बहुत जोर से बंद किया था। और चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि राजा सिख देव की अल्तजा अमीज आवाज बुलंद हुई, भगवान के लिए दरवाजा खोल दो वरना मैं गिर जाऊंगा। और मैं समझ गई कि राजा सिख देव को इतनी मोहलत नहीं मिल सकी होगी कि वह फर्स्ट क्लास के किसी डब्बे में सवार हो जाता। और नतीजे में वह फिर हमारे डब्बे की तरफ पलट आया, मगर ट्रेन का भारी दरवाजा उससे नहीं खुल सका था और मजबूरन उसे पायदान पर लटकना पड़ा। और वह इसीलिए अंदर आने से दरवाज़ा खोलने के लिए गड़गड़ा रहा था और ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। फिलिप दरवाज़ा खोलने के लिए उठने लगा तो मैंने उसे रोक दिया। मिस्टर फिलिप, कुछ देर इसे खुद सर को डंडा पकड़ कर लटका रहने दे, लेकिन वो गिर भी सकता है मिस रानी। फिलिप ने खतरे का इजहार किया। राजा सिख देव अब भी दरवाज़ा खोलने के लिए मुसलसल चीख रहा था। वो इतना गैरतमंद नहीं कि ऐसे जालिमों को जल्द मौत नहीं आती, मैंने उठते हुए कहा। फिर भी आप कहते हैं तो मैं दरवाज़ा खोले देती हूँ। और मैं डब्बे के दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खोल दिया। राजा सिख देव ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सका था और वो दोनों हाथों के साथ डंडे को जकड़े हुए था। और दरवाज़ा खुल गया तो ऊपर आ जाओ, मैंने उसे मुखातब किया। नहीं, मैंने डंडा छोड़ा तो गिर जाऊंगा, उसकी खौफजदा आवाज़ सुनाई दी। और मैंने देखा कि शदीद खौफ के सबब उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। और मैंने झुक कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ लो, तुम नहीं गिरोगे।
तुम जंजीर खींच दो, ट्रेन रुक जाएगी तो मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, और बिला वजह जंजीर खींचना जुर्म है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम चाहती हो कि मैं ट्रेन से गिरकर मर जाऊं, और अगर मैं यही चाहती तो अब तक तुम्हें धक्का दे चुकी होती। हिम्मत करो बेवकूफ़ आदमी, एक हाथ से डंडा पकड़े रहो और दूसरा हाथ मुझे थमा दो, और तुम मेरा हाथ तो नहीं छोड़ दोगी। नहीं छोड़ूंगी, यकीन करो। और फिर राजा सिखदेव ने डरते डरते अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया, और मैंने मजीद झुक कर खुद को उसका हाथ पकड़ लिया, और उसी के साथ मेरे जिस्म को झटका लगा। उस अहमक ने अपने जिस्म का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया था और ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे हाथ से डंडा छोड़ दिया था, और मैं फौरन संभल कर दूसरे हाथ से दरवाज़ा पकड़ लिया। और अगर ऐसा मैं ना करती तो राजा सिखदेव तो ट्रेन से गिरकर मरता ही, मगर मुझे भी साथ ले मरता, और मेरी जगह अगर कोई और होता तो यकीनन अब तक मौत के मुंह में पहुंच चुका होता। फिलिप को दरवाज़ा खोलने से रोककर मैंने गोया उसकी जान बचा ली थी। राजा सिखदेव खुद ऊपर चढ़ने की कतई कोशिश नहीं कर रहा था, और मुझे उसके भारी जिस्म को जोर लगाकर ऊपर खींचना पड़ा, और ऐसे में अगर उसका हाथ मेरे हाथ से छूट जाता तो वो जिंदा ना बचता, और मैं जोर लगाकर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने लगी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में देकर तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, और जब मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई तो राजा सिखदेव अकड़ों बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा, और मैंने उसे सहारा देकर उठाया और बोली, चलो अंदर चलकर सीट पर बैठना। और फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, और राजा सिखदेव के जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही, उसका जिस्म अब तक कांप रहा था, और मौत के खौफ ने शायद उसकी ये हालत बना दी। और मैं उसे सहारा दिए हुए वहां तक ले आई जहां बैठी हुई थी, और मैंने अपनी सीट पर उसे बिठा दिया। शहजाद सिर कर खिड़की के करीब हो गया तो मैं राजा सिखदेव के करीब ही बैठ गई, और मैंने मुख्तसर उसे बता दिया कि मैं किस आजमाइश में गिरफ्तार हो गई थी, और इस दौरान में राजा सिखदेव अपने हवास पर काबू पा चुका था। Come and fly away with me. Come and fly away.